हरे कृष्णा, जय गौ माता। आप सभी सब्सक्राइबर का या जो लोग घर में बैठ के देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरा तहे दिल से उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मैं जिस तरह से नाड़ी वैद्य जी की खोज कर रहा हूँ, पूरे भारत देश में मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। आप लोग प्रकृति माँ से जुड़े और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े। तो आज हमारे साथ सुप्रसिद्ध महान नाड़ी वैद्य और ज्योतिष आचार्य श्री विशाल गौर जी हैं, जो हापुड़ के रहने वाले हैं। और ज्यादा विलंब न करते हुए आज उस बीमारी पे बात किया जाएगा जिस बीमारी से 60 से 70% लोग डर जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैंसर की। और संस्कृत में इसका क्या शब्द है, वैद्य जी से बात करते हैं, इसकी डिटेल में जानकारी लेते हैं। वैद्य जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। संस्कृत में कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है और जिसका नाम भी खतरनाक है। बहुत सारे लोगों की मृत्यु सिर्फ इस कारण से हो जाती है कि डॉक्टर ने उन्हें कैंसर बताया है। लेकिन बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सावधानियां रखने की जरूरत है। कैंसर जो है कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि की बीमारी है। हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं लगातार मर रही हैं, लगातार नई कोशिकाएं बन रही हैं। तो ऐसी दशा में कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो मृत हो जानी चाहिए, लेकिन उनकी अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। तो ऐसी इस बीमारी को संस्कृत में कर्क रोग और इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। एक शुरुआत अर्बुद से होती है, गांठ से होती है। कई इसके जो मुख्य लक्षण हैं जिनके ऊपर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति को कैंसर है या नहीं है। अगर लगातार बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, शरीर में हीट रह रही है, गर्मी रह रही है, तो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। कई बार कोई गांठ शरीर में जिसमें रक्त का संचार हो रहा हो, तो ऐसी गांठें जो हैं कैंसरस गांठें होती हैं। बहुत सारी जो नॉर्मल गांठें शरीर में हो जाती हैं, लाइपोमा होता है या फाइब्रोइड्स होता है या सिस्ट होती हैं, वो कैंसरस हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कैंसरस गांठ और सामान्य गांठों में दोनों में मेन मुख्य अंतर यह है कि कैंसरस गांठ जो है उसमें रक्त का प्रवाह होता है और जो नॉन कैंसरस गांठ है उनमें रक्त का प्रवाह नहीं होता है। उनकी ग्रोथ जो है वो सामान्य फैट की वजह से, चर्बी के एकत्रित होने की वजह से होती है। वैद्य जी ने बताया है कि कैंसर की जो गांठ होती है और सामान्य गांठ में अंतर है। तो आप ये कह रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेशन कैंसर की गांठ में होता है, जो कि सामान्य गांठ में नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है कि अभी सारी गांठों को हम कैंसर मान भी लेते हैं और सामने वाले कहने के मुताबिक चलते भी हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी वैद्य जी ने दिया है, और ऐसे और भी चैनल पे आप जुड़े रहिए। अब इसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं कि इसकी जांच के लिए एक तो हम सबसे पहले अपना सीबीसी ESR टेस्ट करवाएं। हम अपने अंदर इन्फेक्शन की जांच करें कि इन्फेक्शन हमारे अंदर कितना है। दूसरा, पेट स्कैन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें कुछ दवाइयों को, कलरफुल दवाइयों को इंजेक्ट करके और मशीन के द्वारा जांच किया जाता है और कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को पता लगाया जाता है कि क्या उन कोशिकाओं में कैंसर सेल्स मौजूद हैं कि नहीं है। तो इस तरह हम इसका जांच कर सकते हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइमरी स्तर पे ही इलाज किया जाए तो ये एक सामान्य बीमारी है और बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और हाल ही फिलहाल में कम से कम 5 से 6 लोगों को कैंसर से बचा चुके हैं हमारे नाड़ी वैद्य जी विशाल गौर जी। अच्छा, कैंसर के मरीज क्या ना खाएं? एक सवाल उठता है कि कैंसर के मरीज, कैंसर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कैंसर को बढ़ावा देती हैं? तो जितनी भी एसिडिक चीजें हैं, जो विनेगर हैं, सोया सॉस है, मेयोनीज है, जो एसिडिक मात्रा है वो कैंसर को बढ़ावा देती हैं। कैंसर सेल्स को शुगर बहुत पसंद है। अगर बहुत ज्यादा आप मीठा खाते हैं तो वो कैंसर सेल्स को बढ़ावा देती हैं। तो मीठे का और खासकर चीनी का जो है आप कम से कम उपयोग करें। सात्विक खाना खाएं और सात्विक भोजन में गोदुग्ध, गोघृत, देसी गाय का घी, देसी गाय का मठा ये आप उपयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको संभावना है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। परिश्रम करें। शारीरिक परिश्रम जो है वो कैंसर सेल्स को मारता है।
सबसे महत्वपूर्ण चीज, बहुत अच्छी रिसर्च के बाद जो है ये मतलब साबित हो चुका है कि व्रत रखना, सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार यदि व्रत रखते हैं तो उससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है, बंद हो जाती है और नए कैंसर सेल्स नहीं बनते। अगला सवाल वैद्य जी से मेरा यही है कि आजकल मोबाइल के रेडिएशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम और दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। और जैसा कि आपसे मेरी फोन पे एक बार बात भी हुई थी वैद्य जी, तो आपने बताया था 18-20 ऐसे केस आए हैं जो मोबाइल के वजह से इफेक्टेड हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ी कम समय में ज्यादा जानकारी आपसे जानना चाहता हूँ, बताइए। तो मोबाइल का आजकल उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है और खासकर बच्चों में। हम ये देख रहे हैं कि छोटे बच्चे मोबाइल लेकर ही चुप हो रहे हैं। बहुत खतरनाक स्थिति है। तो मोबाइल है, भले ही हमें वो तरंगे दिखाई ना दे जिनसे ये मोबाइल उपयोग में आ रहा है, सच्चाई यह है कि ये मोबाइल तरंगों पर चल रहा है और इसका रेडिएशन का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे हम नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ रहे हैं, इसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप एक एनालिसिस कीजिए, बच्चों में तनाव बढ़ रहा है, बच्चों में आंखों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, सिर के दर्द की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, शिथिलता शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये सब इसका मुख्य कारण जो है मोबाइल का उपयोग और उसका रेडिएशन ही है। तो इससे बचाव करके रखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जब उपयोग हो तभी मोबाइल का उपयोग करें, अन्यथा मोबाइल को अपने से निश्चित दूरी बनाकर रखें। और ज्यादा जो है निकट मोबाइल रखना सही नहीं है। खासकर जो लोग ऊपर की अपनी शर्ट की जेब में जो मोबाइल रखते हैं वो ठीक नहीं है। उसका प्रभाव मस्तिष्क के, हार्ट के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उसका ध्यान रखें। अच्छा, बच्चों में जो मुख्य समस्या आ रही है इस रेडिएशन से, चिड़चिड़े हो रहे हैं बच्चे। मोबाइल का बहुत ज्यादा उपयोग उनकी आंखों को परेशान कर रहा है, उनकी नर्व्स को परेशान, मस्तिष्क की नर्व को परेशान कर रहा है। तो मस्तिष्क की नर्व बहुत ज्यादा तनाव में है, वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, थक रहे हैं। ज्यादा सोच रहे हैं तो थकान उन्हें जल्दी हो रही है, वे जल्दी ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो उन्हें समय से पहले नहीं सीखनी चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रेडिएशन से बचने के लिए बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, और खासकर जो है कुछ गोमय चीजें जो हैं अवेलेबल है मार्केट में, जिनका उपयोग करके मोबाइल के रेडिएशन से बचा जा सकता है। तो ऐसी चीजों का उपयोग किया जाए। मोबाइल का जो चार्जिंग है वो स्टेशन चार्जिंग का पॉइंट जो है अपने पास से दूर रखें। चार्जिंग करते समय मोबाइल में सबसे ज्यादा रेडिएशन होता है, तो ऐसी दशा में वह बहुत ज्यादा खतरनाक है यदि आप उसे बिल्कुल सिरहाने लगाकर ही चार्ज करते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि जितनी ज्यादा आप उससे दूरी रखोगे, टेक्नोलॉजी है ये हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन यह अगर इसका सही उपयोग ना किया तो अभिशाप बन जाएगी। तो जो आजकल मुझे ज्यादा सुनने में आ रहा कि मनो जो बीमारी है, दिमाग से जुड़ा हुआ, बच्चों में ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, इसका क्या बचाव है वैद्य जी? और इसके लिए कोई दवाइयां भी होती हैं क्या? क्या उपचार है वो बताइए। तो आजकल बच्चों में मनोरोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। माता पिताओं की आकांक्षाओं का बोझ बच्चे नहीं ढो पा रहे, और इसी की वजह से जब वो उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे जो उनके माता पिता उनसे चाह रहे हैं, तो ऐसी दशा में अवसाद की स्थिति आ रही है। बच्चे जब माता पिता अपने जीवन में लाते हैं तो वह एक संतान लेकर आते हैं। आज के समय में प्रवृत्ति हो गई है कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर या किसी बड़े क्वालिफाइड एग्जाम का होना जरूरी है बनस्पत संतान होने। तो ऐसी दशा में बच्चे जो है अवसादग्रस्त हो रहे हैं। मोबाइल का बहुत ज्यादा उपयोग, बहुत ज्यादा आकांक्षाओं का बोझ, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आय करने की इच्छा, ये सब चीजें ऐसी हो रही हैं जो बच्चों में अवसाद का कारण बनाए दे रही है। लगातार नई नई चीजें सोचने की वजह से दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है, मोबाइल का प्रयोग से रेडिएशन बढ़ रहा है। तो ऐसी दशा में मेरा बहुत ज्यादा स्पष्ट सुझाव माता पिता के लिए है कि स्पष्ट गाइडेंस बच्चों को दें, उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की ट्रेनिंग दें, न कि एक अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बनने की। और मेरे हिसाब से उचित यह रहेगा कि
जो वे बनना चाहें वे बने, उनकी इच्छा का सम्मान करें और बहुत ज्यादा आकांक्षाओं का बोझ उन पर ना डालें। सबसे बड़ी बात, बच्चा यदि अप्राकृतिक शुरू में व्यवहार, आपको लगता है कि कुछ एबनॉर्मल व्यवहार कर रहा है, तो उसे असामान्य ना माने, उसे सामान्य ना माने। असामान्य हो सकता है, शुरुआत इन्हीं छोटे छोटे कारणों की वजह से होती है। बच्चों में चिड़चिड़ापन है, रिएक्ट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, कहना नहीं मान रहा है, तो बहुत पोलाइट होने की जरूरत है। इन बच्चे को मित्र बना के रखने की जरूरत है। उससे पूछा जाए कि क्या समस्या आ रही है। बहुत सारी चीजें बच्चा माँ बाप को सिर्फ इस वजह से नहीं बताता कि माँ बाप जो है गुस्सा होंगे, दुखी होंगे। ऐसी अब वो जमाना नहीं रहा कि बच्चों के साथ जो है हम बच्चे की तरह का व्यवहार करें। बच्चे मित्र हो गए हैं, अच्छा व्यवहार उनसे करें, उनके मन की जाने, उनकी इच्छाओं का सम्मान करें, मोबाइल का कम से कम उपयोग करें, उनका गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड बने। और फिर भी कुछ समस्याएं आती हैं तो किसी नजदीकी चिकित्सक से, वैद्य से आप मिलिए। आयुर्वेद में कुछ दवाइयां हैं जो मैं बहुत करता हूँ बच्चों को। मैं ब्रह्मी बटी है, बहुत अच्छा काम करती है, बच्चों को दे, नॉर्मल दे सकते हैं, अच्छा फायदा होगा। सारस्वतारिष्ट है, बहुत अच्छी दवाई है, मन को सुकून देने वाली है, रिलैक्स करने वाली है, माइंड की पावर को बढ़ाने वाली है। तो ये दवाइयां लेकर आप बच्चे को काफी हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उसको, उसकी एनर्जी को आप इकट्ठा कर सकते हैं, उसका एक बेहतर उपयोग कर सकते हैं। और बाकी ये सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी कि मोबाइल का उपयोग कम करें, आकांक्षाओं का बोझ कम रखें, बच्चे के मन में बहुत ज्यादा लालच न पनपने दें। कम समय में धनवान बनने की कोई प्रवृत्ति यदि बच्चे के दिमाग में आ रही है तो उसे समझाएं कि कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। अगला सवाल वैद्य जी आपसे मेरा, लकवा जो पैरालिसिस होता है, ये एक बीमारी, बहुत विचित्र बीमारी है, भगवान ना करे किसी को। और इसका मुख्य कारण क्या है, ये पनपता कैसे है, इसके पहले क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि इससे बच जाएं, हो ही ना पाए किसी व्यक्ति विशेष, किसी को भी, और क्या दवाइयां हो सकती है अगर होने के बाद है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। कॉमन बीमारी है आजकल और बहुत मरीज इसके मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लकवा जो है एक बीमारी का परिणाम है। लकवा स्वयं में कोई बीमारी नहीं है। माइंड में क्लॉट्स आने की वजह से जो है शरीर के किसी भाग में खून का दौरा सही तरीके से नहीं हो पाता, तो वह शरीर का वह भाग काम करना कम कर देता है। अगर आधा भाग काम करना कम कर देता तो अर्धांग वातारी, अर्धांग कहते हैं उसको, आधा हिस्सा कम काम कर रहा है, उसे ही पैरालाइसिस बोलते हैं। पैरा माने आधा, लाइसिस माने डाउन हो गया है। तो ऐसी दशा में इसका मुख्य कारण है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। अमूमन जो है 90% कारणों में ये रहता है कि ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ा और उसने कोई नर्व, माइंड की कोई नर्व डैमेज कर दी, जहां पर खून का क्लॉट बन गया और उसने खून का दौरा शरीर में रोक दिया। हाई बीपी, और कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता? नहीं, इसके और भी वैसे कई कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो 90% कारण है वो हाई बीपी ही होता है। और हाई बीपी अमूमन तनाव की वजह से। तो ये बहुत छोटा कारण है, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण है, इसको असामान्य नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या, बहुत ज्यादा तनाव ना ले, ब्लड प्रेशर को ना बढ़ने, नींद प्रॉपरली, नींद अगर नहीं आएगी तो तनाव होगा, तनाव होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो नींद अगर आ रही है तो बहुत सारी समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाएंगी। सिंहनाथ गूगल एक बहुत अच्छी दवाई है आयुर्वेद में, जो हम रेगुलर ले सकते हैं अपनी नर्व्स को, नसों को ठीक करने के लिए। सिंहनाथ गूगल, और ये त्रिफला और गूगल का मेल है, बहुत अच्छी दवाई है, साधारण दवाई है लेकिन बहुत असरकारक दवाई। तो जब ये बीमारी हो जाए तब इसका उपयोग करना है, उपयोग कर सकते हैं, तब दो गोली लें। वैसे सामान्यतः यदि तनाव है तो ब्रह्मी बटी और सिंहनाथ गूगल हम लेते रहे तो बहुत अच्छा फायदा इसमें। वैद्य जी अगला सवाल, त्वचा संबंधित बीमारियां हैं आजकल, स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, एक्जिमा, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप उपचार और कारण बताएं और दवा भी बताएं और परहेज भी बताएं। तो आजकल खासकर कोरोना के बाद और सैनिटाइजर के बहुत ज्यादा उपयोग के बाद जो है स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
स्किन की प्रॉब्लम बेसिकली हमारे अंदर की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो स्किन पे उभर के आती हैं, वो एक साइन है, एक चिन्ह है कि अंदर कुछ समस्याएं चल रही हैं। और इसमें कोर में खाज ये दिक्कत को बढ़ाने वाली चीजें हैं पोल्यूशन। इतना ज्यादा पोल्यूशन होगा, स्किन की समस्याएं उतना ज्यादा बढ़ेंगी। जैसे हम माहौल में रहते हैं उसका हमारे स्किन के ऊपर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। और आजकल के समय में जब युवा जो है वो लगातार बंद मकानों में, एसी में रह रहे हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो बाहर निकल के उन पर वातावरण का प्रभाव सामान्य व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा होता है। जो सामान्य रहते हैं या जो लगातार एसी में रहते हैं, तो एसी वालों की इम्यूनिटी कम होने की वजह से स्किन रोग होने की संभावना उन्हें ज्यादा होती है। दूसरा, पानी कम पिया जा रहा है। आजकल प्रवृत्ति ये हो गई है, पानी कम पीते हैं बच्चे, और महिलाओं में खासकर महिलाएं पानी कम पीती हैं। कई बार यूरिन की समस्या भी रहती है, महिला को ये रहता है कि पानी पिएंगे तो यूरिन जाना पड़ेगा, की वजह से पानी अवॉइड करती है, जिसकी वजह से स्किन की जो बीमारियां हैं बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो स्किन की बीमारियां कई तरह की हैं, बहुत सारी तरीके की वर्सटाइल बीमारियां हैं। कहीं एक्जिमा भी है, खाज है, खुजली है, सोराइसिस है, शीत पित्त है, अर्टिकेरिया जिसे बोलते हैं, ये भी स्किन की बीमारी है। और कहीं ना कहीं इसमें योगदान ब्लड की गर्मी का भी होता है। स्किन की बीमारियों में ब्लड की गर्मी जो है स्किन पर उभर के आ जाती है। तो इसमें सावधानी ये रखें कि सुबह कुछ नीम के पत्ते आप खा सकते हैं। नीम के पत्ते खाने से जो है आपके ब्लड जो है प्योर रहेगा। नीम प्रवृत्ति का ठंडा होता है, तो आपके खून को ठंडा रखेगा। स्किन में नीम हजारों वर्षों से हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। अमेरिका ने तो स्किन डिजीज में नीम को अपने यहाँ पेटेंट भी करा लिया, काफी वर्षों पहले करा लिया। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि नीम जो है हम उपयोग कर रहे हैं और पेटेंट उसका अमेरिका के पास है। बहरहाल नीम का आप उपयोग कर सकते हैं, चिरायते का उपयोग कर सकते हैं। चिरायता दो तरह के होते हैं, हरा चिरायता और पीला चिरायता। हरा चिरायता इंडियन है और पीला चिरायता नेपाल से आता है। तो थोड़ा स्वाद में कड़वा रहता है। रात को आधा चम्मच चिरायता पानी में भिगो दें, गर्म पानी में भिगो दें और सुबह को छान के पी लें। सामान्यतः इतना करने से आपकी स्किन की बहुत सारी समस्याएं जो है सॉल्व हो जाएंगी। स्किन की समस्या यदि बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो किसी नजदीकी चिकित्सक से, वैद्य से संपर्क कर ले। और गंधक रसायन या फिर खदिरा रिस्ट भी अच्छी दवाई मानी जाती है स्किन की समस्याओं में। इसका आप उपयोग करें, अच्छा लाभ होगा। बाकी स्किन जो है सभी को अच्छी चाहिए, और खासकर महिलाओं को तो अगर अच्छी स्किन चाहिए तो सावधानी रखनी पड़ेगी। लगातार पानी पीना पड़ेगा। पानी पीने से स्किन में चमक रहती है। लगातार पॉल्यूशन से दूर रहना पड़ेगा। दिन में 2 बार या 3 बार जो है, यदि स्किन ड्राई है तो किसी मॉइस्चर वाले साबुन से या फेस वॉश से, यदि स्किन ऑयली है तो किसी ऑयल रिमूवर फेस वॉश से अगर मुंह धोएंगे तो उससे में ग्लो रहता है।